PET scan. ठीक है. Now, what is PET scan? PET scan stands for positron emission tomography. ठीक है. Positron emission tomography. Okay. What is positron? पहले तो कॉन्सेप्ट समझो. Every particle consists of an antiparticle. What is meant by an antiparticle of a particle? जिसका मास बराबर हो लेकिन चार्ज ऑपोजिट हो. देखो हमने एक बड़ी मिस्ट्री सॉल्व की थी ब्लैक होल्स की. एक जमाने में ये समझा था यार ब्लैक होल में चीजें जाती हैं और गायब हो जाती हैं. ठीक है. अब वी हैव सॉल्व द मिस्ट्री. गायब होने का मतलब बेसिकली क्या होता है? मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है. कैसे होता है? सिंपल बेसिक. हमने नाउ इट्स बेसिक. किसी जमाने में तो ये हमारे लिए एक बड़ा मुश्किल बात थी समझना. तो देखो बच्चों, पॉजिट्रॉन क्या है? इज एन एंटी पार्टिकल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. ठीक है. इसको यू रिप्रेजेंट करते हैं E0+1. अच्छा, आपको पता है ना इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 0-1 या बीटा 0-1. बीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं ना. ये उसका एंटी पार्टिकल है. ठीक है, पहली बात. अच्छा, अब ये बात समझ लो तुम लोग कि एंटी पार्टिकल विद सेम मास, ये वो कहते हैं पार्टिकल विद सेम मास बट ऑपोजिट चार्ज. बिल्कुल इलेक्ट्रॉन जैसा होता है और चार्ज ऑपोजिट होता है. इट्स कॉल्ड पॉजिट्रॉन. एंड आपने पढ़ा है ना एएस में, न्यूक्लियर में, पॉजिट्रॉन. ठीक है. अच्छा, अब देखें पेट स्कैन के लिए हमें क्या चाहिए? वी नीड अ पॉजिट्रॉन एमिटर. आपको बॉडी के अंदर कोई ऐसे एटम्स भेजने होते हैं जो पॉजिट्रॉन एमिट करे. ठीक है. सो जो आप पेट स्कैन से पहले पेशेंट को एक दवाई या एक डोज देते हैं जिसका काम होता है पॉजिट्रॉन एमिट करना. अच्छा, अभी एक एक करके बात करते हैं कि वो पॉजिट्रॉन क्यों चाहिए. विच इज प्रिपेयर्ड जस्ट आवर्स बिफोर द स्कैन इन लेबोरेटरी. आपका स्कैन होने से पहले ना, देखें आपने स्कैन का अपॉइंटमेंट लिया. पेट स्कैन ऐसे नहीं कर सकते आप गए और टहल के जाके करवा लिया. पेट स्कैन का ना आपको प्रायर अपॉइंटमेंट लेने पड़ते हैं. अब आपने कहा फॉर एग्जांपल, इन्होंने कहा कि सर मेरा पेट स्कैन होना है, तो आप हॉस्पिटल जाएंगे, वो आपको टाइम देंगे 1-2-3 दिन का, 1-2 दिन का, कम से कम अगले दिन का टाइम तो दिया जाता है. उसकी वजह यह है कि उनको पहले प्रिपेयर करना पड़ता है जो उसका पेट स्कैन जो एमिट करता है पॉजिट्रॉन. अब आप कहेंगे सर उसी वक्त क्यों प्रिपेयर करना पड़ता है? क्योंकि इसकी हाफ लाइफ बहुत छोटी होती है. जो आपको डोज दी जाएगी ना, उसके अंदर जो पॉजिट्रॉन एमिटर होगा उसकी हाफ लाइफ छोटी होती है. तो पहले से अगर बना के रखे ना तो वो बहुत जल्दी डिसइंटीग्रेट होता है. यानी डिसइंटीग्रेट करता है, इसकी हाफ लाइफ कुछ मिनट्स की होती है, 90 मिनट, 120 मिनट. तो सोचो अगर एक दिन पहले बना के रख लिया तो उसकी तो एमिशंस इतनी कम हो जाएंगी, क्योंकि उसकी तो पता नहीं कितनी हाफ लाइफ गुजर चुकी होंगी. उसको 24-25 समझे 24 घंटे पहले ही बनाया, तो 24 घंटे पहले बनाने का मतलब क्या हुआ कि उसकी 90 मिनट मिसाल के तौर पे उसकी हाफ लाइफ है. तो 90 मिनट का मतलब 90 मिनट में उसकी एमिशन आधी हो जाएंगी. तुमने अगर 24 घंटे पहले सैंपल बनाया तो 24 घंटे का मतलब है 90 मिनट करके लगाओ, रफली 1.5 घंटा है ना 90 मिनट. तो तक नहीं, 7 कैसे, 24 घंटे पहले अगर तुम 1.5 घंटा है तो आप 24 को समझे 1.5 से डिवाइड करें ना, तो उसकी अच्छी खासी हाफ लाइफ गुजर चुकी होंगी. इससे नुकसान क्या होगा? इससे नुकसान ये होगा जब तुम स्कैन करने के लिए आओगे तुम्हें वो दवाई देंगे, उसके अंदर एमिशन इतनी कम होगी कि उसका स्कैन ही नहीं हो सकेगा, क्योंकि इतनी हाफ लाइफ गुजरने के बाद ना एमिशन का रेट बहुत कम हो जाता है. ठीक है, और वो स्कैन के लिए काफी नहीं होता. तो इसीलिए तुमसे स्कैन करने से कुछ घंटे पहले, 2-4 घंटे पहले उसको बनाते हैं, 5-6 घंटे पहले बनाते हैं, और फिर आपको वो इंजेक्ट करते हैं या ओरली देते हैं, वो मैं आपको भी बताता हूँ. ठीक है, बिकॉज इट्स हाफ लाइफ इज वेरी स्मॉल. ओके, ये बात समझ में आ गई सबको? अच्छा, अब some common sources of positron emitters are फ्लोरीन का एक आइसोटोप है फ्लोरीन 89. तुम कॉमनली
पीरियोडिक टेबल में देखोगे ना तो फ्लोरीन 19 बड़ा कॉमन आइसोटोप है, ये बड़ा रेयर आइसोटोप है फ्लोरीन का 18। वैसे आमतौर पे फ्लोरीन का एटॉमिक मास देखोगे, जो केमिस्ट्री स्टूडेंट है उन्होंने यूज किया होगा, 19 होता है, बट इसका 18 है। अच्छा, इसी तरीके से एक ऑक्सीजन का आइसोटोप है, एक कार्बन का आइसोटोप है। कार्बन का यूजुअली आइसोटोप तुमने क्या देखा है, सबसे कॉमन आइसोटोप क्या है? कार्बन 12। फिर कार्बन 13 भी देखा होगा तुमने, बहुत रेयर कार्बन 11 सुना होगा, ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो कार्बन 11 है ना वो पॉजिट्रॉन एमिटर होता है। अच्छा, फिर ऑक्सीजन का तुम लोगों ने कौन सा आइसोटोप सुना है? 16। इसमें है 7, ये 15, 8, ठीक है। तो ये कुछ इसके आइसोटोप्स हैं जो पॉजिट्रॉन एमिटर होते हैं। अच्छा, इसकी हाफ लाइफ होती है फ्लोरीन की 110 मिनट, ठीक है। कार्बन की होती है 20 मिनट। एक मैं आपको तरीका बताऊं, ये ऑक्सीजन का आइसोटोप है, इसको अगर मुझे फ्लोरीन का आइसोटोप में कन्वर्ट करना है ना, तो एक तरीका क्या होता है, आप अगर फर्क देखें ऑक्सीजन का ये जो आइसोटोप है 18 और 8, इसमें प्रोटॉन है 8, न्यूट्रॉन है 10। फ्लोरीन का जो आइसोटोप है 18, 9, उसके अंदर फर्क क्या है? एक एक प्रोटॉन ज्यादा है और एक न्यूट्रॉन कम है। ये कैसे पॉसिबल है? अगर हम इसके अंदर एक प्रोटॉन ऐड कर देना, देखो जब एक प्रोटॉन ऐड कर देते हैं, अच्छा तो इनका सॉरी, अच्छा ये 17 8 है, 18 8 नहीं है, 17 8 है, 17, ठीक है, नॉट 18, 17। तो अगर मैं 17 8 में एक प्रोटॉन ऐड कर दूं तो वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू फ्लोरीन 18 9। दिस इज वन वे ऑफ मेकिंग फ्लोरीन का ये वाला आइसोटोप, ठीक है। और ये कैसे करते हैं? व्हेन हाई स्पीड प्रोटॉन्स कोलाइड विद ऑक्सीजन का दिस आइसोटोप 17 8, तो हम ये कहते हैं 18 9 इस फॉर्म। ये मैंने एक एग्जांपल एहतियात में डाल दिया। देखो सिलेबस में ना मैं आपको ये बताता हूँ, देखो ये अभी भी रिलेटिवली नया टॉपिक है, ये 2022 के अंदर सिलेबस में आया है, तो 2022 और 23 के पेपर्स में आपको इसके क्वेश्चन नजर आएंगे। क्योंकि ये अभी भी रिलेटिवली नया है ना, तो हमें बहुत एग्जैक्ट स्कोप नहीं पता कि यार ये कितना आएगा। सिलेबस में एग्जैक्टली लिखा हुआ तो नहीं है कि आप बताएंगे ये कैसे बना, लेकिन इतना बेसिक सी बात है, मैंने एक एग्जांपल लिख दिया है कि अगर कोई एक एग्जांपल एग्जाम्पलर पूछ ले तो आपको पता हो कि ये आइसोटोप्स कैसे बनते हैं। सिंपल, हम नॉर्मल एटम्स को ना चेंज करके इनमें कन्वर्ट कर देते हैं, तो आमतौर पर न्यूट्रॉन या प्रोटॉन का इस्तेमाल करते हैं आप, और ये वाले एटम्स बना लेते हैं। ये वाले कौन से? पॉजिट्रॉन एमिटर्स, ओके। चलो, अच्छा अब आइए, ये जो रेडियोएक्टिव सैंपल है is now binded in very small amount to a molecule which enters the body and is absorbed by the cells in the body. देखो इनको कहते हैं रिसेप्टर सेल्स। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। Different body parts would absorb or bind with different molecules. इसको जरा समझाएं। देखिए, बायो वाला कौन है यहाँ पे क्लास में बैठा हुआ? कोई भी नहीं है यूजुअली। चलो इतना तो बेसिक कॉमन सेंस तो तुम्हारे अंदर भी है। यूजुअली आपके ख्याल में आपके बॉडी के जो सेल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करते हैं ना? कोई एक कॉमन मॉलिक्यूल मुझे बताओ जो एक्सपेक्ट करते हो तुम आपके सेल्स एब्जॉर्ब करते होंगे। ब्रेन के सेल्स, सोचो, थिंक ऑफ समथिंग, ट्राई। बड़ी कॉमन चीज है हमारे इर्द गिर्द, हम खाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल एंटर होते हैं। स्टार्च, ग्लूकोज, सर योर ब्रेन नीड ग्लूकोज, ठीक है, योर बॉडी पार्ट नीड ग्लूकोज, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। आपने देखा कभी कभार बहुत कमजोरी हो रही होती है तो कहते हैं यार इसको आप केला खिला दें, या इसको आप कोई चीनी, अगर आप फॉर एग्जांपल किसी को चीनी वगैरह ना एकदम शुगर स्पाइक होती है। ग्लूकोज इन एन इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। ग्लूकोज सपोज करो एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो आपकी बॉडी का तकरीबन हर सेल एब्जॉर्ब करता है। इसी तरह जो न्यूट्रिशन होते हैं मॉलिक्यूल, अच्छा देखो तुम बायो के स्टूडेंट नहीं हो तो एग्जामिनर ये तो एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि तुम्हें ये मॉलिक्यूल्स पता होंगे, बट ग्लूकोज एक बड़ी कॉमन चीज है जो तकरीबन हर जो है बंदे को पता होती है। तो तुम अगर ये पॉजिट्रॉन एमिटर वैसे ही दोगे ना,
बगैर किसी चीज के साथ जोड़े तो तुम्हारी बॉडी उसको रिजेक्ट कर देगी। तुम्हारी बॉडी जो है ना, उसको ये फील होगा कि भाई ये कोई एलियन मॉलिक्यूल है। एलियन मॉलिक्यूल का मतलब है ये मॉलिक्यूल तो बॉडी में नहीं होना चाहिए। तो आपकी बॉडी फौरन रेजिस्ट करने लगेगी, मैकेनिज्म क्रिएट होगा कि वो मॉलिक्यूल जो आपने डाला है वो उस मॉलिक्यूल से लड़ाई करेगी। तो आप उसको जोड़ देते हैं, यानी समझो एक आप अपने साथ ही दो नंबरी करते हैं। आप उसको ऐसे मॉलिक्यूल के साथ जोड़ देते हैं जो बॉडी के अंदर नॉर्मली एंटर होते हैं। तो आमतौर पे एक मॉलिक्यूल कहता है DFG, अभी बताता हूँ वो क्या होता है। तो उसको वो ग्लूकोज की एक थोड़ी सी मॉडिफाइड फॉर्म होती है। योर बॉडी थिंक्स इज ग्लूकोज, तो वो नॉर्मली ब्लड स्ट्रीम में जैसे ग्लूकोज जाता है वो मॉलिक्यूल जाता है। बट उसमें कैच क्या है कि हमने एक छोटे से हिस्से में फ्लोरीन को जोड़ा हुआ होता है, ठीक है, ग्लूकोज के। तो आपके सेल्स उसको ग्लूकोज समझ के अब्जॉर्ब करते हैं, बट उसके समझो आड़ में हम क्या करते हैं, हम वो फ्लोरीन का एटम भी आपके बॉडी के उस पार्ट को भेज देते हैं जिसका हमें स्कैन करना है। सपोज को ब्रेन का स्कैन करना है ना, तो आपकी बॉडी जब वो एब्जॉर्ब करेगी तो वो ग्लूकोज के साथ साथ उस एटम को भी एब्जॉर्ब कर लेगी जो आपको भेजना है उस पर्टिकुलर रीजन पे। अच्छा, इनको कहते हैं रिसेप्टर सेल्स। जो रिसीव करते हैं ना, दे आर कॉल्ड रिसेप्टर सेल्स, ठीक है, विच रिसीव्स। तो common molecule is glucose, which absorb which is absorbed by most cells in the body, ठीक है। तो सबसे कॉमन है ये। फ्लोरीन binds to glucose by replacing ऑक्सीजन। अब जो बायो वाला है ना, उसको ये पता है कि उसके अंदर एक ऑक्सीजन होता है, उसको रिप्लेस करके हम फ्लोरीन बना लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन एटम इसको कहते हैं। देखो ये है ग्लूकोज C6H12O6। इसको हम फ्लोरीन जब इसमें ऐड कर देते हैं ना, ये बन जाता है C6H12FO5+O। इसको कहते हैं DFG, स्टैंड्स फॉर डी ऑक्सोफ्लोरोग्लूकोज, ठीक है। डी ऑक्सो का मतलब ऑक्सो हटा के फ्लोरो ऐड कर दिया है, दिस इज कॉल्ड DFG। और ये तुम्हारी बॉडी में जाता है। द डोज DFG इज given to the patient through saline drops। saline drop समझते हो, लगे हैं कभी? वो जो बॉटल के अंदर होता है नॉर्मल सलाइन, उसके अंदर बेसिकली सॉल्ट्स होते हैं। जिस तरह नॉर्मली जो आप अस्पतालों में जाके हम ड्रिप कहते हैं ना आम जबानों में, वो बेसिकली सलाइन ड्रॉप्स होते हैं, ठीक है। तो वो सॉल्ट सोल्यूशन होता है, आपकी बॉडी बड़े आराम से एक्सेप्ट करती है उसको, ठीक है। और इज इंजेक्टेड, या आपको इंजेक्ट कर देते हैं, वो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं। द रीजन टू बी स्कैन्ड absorb DFG as it absorbs glucose। उसको लगता है मैं ग्लूकोज एब्जॉर्ब कर रहा हूँ। Scan is performed after several minutes या hours। मिनट्स ज्यादातर 30 से 40 मिनट, मैक्सिमम हुआ तो 1 घंटा, ठीक है। So that the drug reaches the target region। टारगेट रीजन को मैंने आपसे कहा रिसेप्टर सेल्स भी कहते हैं, रिसेप्टर सेल्स। मैं यहाँ लिख देता हूँ रिसेप्टर सेल्स। ये बात बच्चों सबको समझ में आ गई? अच्छा, दवाई देते ही नहीं स्कैन करना, आपने जब वो डोज दे दी ना तो वेट करना है 30-40 मिनट। उसकी वजह आप इंतजार करते हैं कि वो पहुंच तो जाए उस रीजन पे। ये थोड़ी होता है कि तुमने अभी दवाई दी और वो अभी मॉलिक्यूल पहुंच गया, उसको टाइम लगता है ना पूरा आपके ब्लड स्ट्रीम के थ्रू गुजर के उस रीजन पे पहुंचने का। सपोज करो कोई मैंने कहा ब्रेन का स्कैन करना है, तो थोड़ा वेट करें दवाई देने के बाद, तकरीबन 30 से 40 मिनट, मैक्सिमम 1 घंटा आप वेट करते हैं ताकि वो पहुंच जाए। पहुंचने के बाद क्या होता है फिर मैं आपको समझाता हूँ। जी सर, हमें पता होता है वो वहां से एमिशन आना शुरू हो जाती हैं। आपका जो डिटेक्टर होता है वो डिटेक्ट कर लेता है उसका एमिशन को। अभी बताता हूँ वो कौन से एमिशन होती हैं। और हमें यार देखिए, पूरी बेसिकली साइंस यही है ना कि वी नो कि कौन सा रीजन ऑफ द बॉडी कौन सा मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता है। तो हम पेशेंट को जब हमें पता होता है कहाँ का स्कैन करना है, तो हम उसी मॉलिक्यूल के साथ जोड़ते हैं जिसका हमें 100% पता होता है कि बॉडी का वो वाला पार्ट जो है वो स्कैन कर उसको एब्जॉर्ब करता है। और देखो इसको तो कहते हैं ट्रायल फेज। जब किसी भी टेक्निक का, मेडिकल टेक्निक का ट्रायल फेज होता है ना, ट्रायल में हम यही तो कर रहे होते हैं। यानी आपके ख्याल में पेट स्कैन ऐसा तो नहीं होगा ना एक दिन किसी साहब ने कहा होगा चलो यार स्कैन करते हैं। उसका पूरा प्रोसेस से गुजरे हैं उन्होंने, ट्रायल कर करके दवाइयां दे दे के देखा कि कौन से बॉडी के अंदर कौन सा मॉलिक्यूल पहुंचता है, कितनी देर में अटैच होता है। तो जाहिर है हमने वी हैव ट्राइल्ड इट, हमें मालूम है कि कौन सी चीज कहाँ जाती है, ठीक है। चलिए
अब सर असल गेम अब यहाँ से शुरू हुआ है, ठीक है। ये अब आपका सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब यहाँ से ऑनवर्ड्स, ठीक है, 90% क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। अब सर ये जो रेडियो एक्टिव एटम होता है ना, ये क्या करता है, ये एमिट करता है पॉजिट्रॉन। गेम यहाँ से शुरू होता है। अब ये जो फ्लोरीन है ना, ये पॉजिट्रॉन एमिट करता है, और उसके साथ साथ जाहिर है जब ये पॉजिट्रॉन एमिट करता है, ठीक है। इसको यूं भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन या बीटा, और इसके साथ ऑक्सीजन का आइसोटोप, ठीक। सर अब सारा गेम ये पॉजिट्रॉन खेलते हैं। ये इसको कहते हैं, ये फ्लोरीन डीकेज बाय एमिटिंग अ पॉजिट्रॉन, एंड जाहिर है उसके साथ एक ऑक्सीजन का आइसोटोप बनता है, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस गाइस, दिस इज द की पॉइंट। दिस पॉजिट्रॉन after traveling few millimeters collides with an electron. The biggest mystery solved. सर जब एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन टकराता है तो व्हाट हैपेंस? A particle and an anti-particle collides. Now we've learned in physics, जब भी एक पार्टिकल अपने एंटी पार्टिकल से टकराता है तो एक चीज होती है, इसको कहते हैं एनाइलेशन। एनाइलेशन एक अंग्रेजी का वर्ड है, एनाइलेट, एनाइलेशन। एनाइलेशन का मतलब होता है, एनीवन? एग्जैक्ट, एनाइलेशन का मतलब होता है तबाह कर देना, खत्म कर देना, ठीक है। एनाइलेशन, इसका नाम बड़ा सोच समझ के रखा गया, एनाइलेशन। ये पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन टकरा के तबाह हो जाते हैं। तबाह होने का मतलब है इनका पूरा मास गायब। कहाँ जाता है पूरा मास? एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। किसकी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है? गैमा रे फोटॉन। और गैमा रे फोटॉन्स भी कितने बनते हैं? दो, ठीक है। दो गैमा रे फोटॉन बनते हैं, और वो कैसे बनते हैं? वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं, एमिट होते हैं, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस इज, एंड इज कंप्लीटली एनाइलेटेड। इसको कहते हैं एनाइलेशन इवेंट, एनाइलेटेड। ये वर्ड उसने हिटलर ने यूज किया था। अच्छा खैर, मैं वो नहीं बोल रहा, बड़ा सैसी वर्ड है। अच्छा, a particle combines with its antiparticle, ठीक है, and the mass are completely converted, and there नहीं the लिखना चाहिए, the masses are completely converted to energy। और सर फॉर्मूला कौन सा? E is equal to mc square। आप दोनों का मास, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का मास, जब इस फॉर्मूले में पुट करेंगे E is equal to mc square में, तो एनर्जी कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। वही जो हमने रेडियो एक्टिविटी में भी यूज किया था ना ये। सो E is equal to mc square के फॉर्मूले में जब आप इसके मासेस डालेंगे तो निकल आएगा। बच्चों ये बात समझ में आई है? अच्छा, ब्लैक होल में भी तो बेसिकली यही हमें पता चला था ना, कि जब बेसिकली चीजें गायब इसलिए होती हैं क्योंकि एंटी पार्टिकल्स और पार्टिकल मिलके वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं उसको, ठीक है। सो अब तो ये डेली लाइफ की चीज है। किसी जमाने में मिस्ट्री हुआ करती थी, नो मोर अ मिस्ट्री, ठीक है। वी नो इट के तुम्हारे अगर बॉडी के सेल्स के एंटी सेल्स बन जाए तो तुम उनके साथ कंबाइन करके एनाइलेट हो जाओगे, ठीक है। तुम्हें भी गायब कर सकते हैं हम किसी दिन। तो ये सारी चीजें देखो, जमाने में मिस्ट्रीज थी, अब तो ये बड़ी बेसिक सी थियरी है। चलिए, ये तो रोज हम कर रहे हैं अपने इर्द गिर्द लेबोरेटरीज के अंदर, अस्पतालों में। एनीवेज, अच्छा, हाँ, बिल्कुल बन सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है, सिंथेसाइज कर सकते हैं, बट डिपेंडिंग ऑन हाउ डिफिकल्ट, हाउ इजी, बट यस इट्स पॉसिबल टू सिंथेसाइज इट, नाउ इट इज, ठीक है। अच्छा, एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ टू गैमा रे फोटॉन। दो गैमा रे फोटॉन निकलते हैं। एक बात, विद इक्वल एनर्जीज, उनकी एनर्जी बराबर होती है, ठीक है, एंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। बच्चों ये सारी चीजें एग्जामिनर पूछता है। दो गैमा रे फोटॉन निकलते हैं, इक्वल एनर्जी के होते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, ये इसकी पहचान होती है। और मोमेंटम भी कंजर्व्ड होता है, जितना मोमेंटम पहले होता है उतना ही मोमेंटम बाद में होता है। याद रखो, ये ऐसे है ना, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन आके मिले, टकराए, दो गैमा रे फोटॉन्स एमिट होते हैं, बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में। In this process, the total mass and total energy
टोटल मास एंड एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम इज कंजर्व। इसका मतलब क्या हुआ इन दिस प्रोसेस? देखो इसका मतलब क्या हुआ, जितना टोटल मास है ना वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, टोटल मास एंड एनर्जी। तो आप टोटल मास को E = mc² में पुट करेंगे तो एनर्जी निकल आएगी। तो हम ये कहते हैं मास एंड एनर्जी आर कंजर्व्ड। मास एंड एनर्जी का मतलब है मास एनर्जी में पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया, ये नहीं कि कुछ बच गया, पूरा। इसको कहते हैं मास एंड एनर्जी आर कंजर्व्ड। तो मास एनर्जी कंजर्वेशन कहलाती है। लेकिन एक और, उसका मोमेंटम भी कंजर्व्ड होता है, नहीं जितना टोटल मोमेंटम इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का होता है टकराने से पहले, उतना ही टोटल मोमेंटम गैमा रे फोटॉन्स का होता है टकराने के बाद। द टोटल मोमेंटम, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम ऑफ एक्स रे फोटॉन्स आफ्टर कोलिजन। अब अक्सर बच्चे कहते हैं सर लेकिन मोमेंटम तो के लिए तो पार्टिकल्स की जरूरत होती है, गैमा रे फोटॉन्स तो वो हैं, दे आर नॉट पार्टिकल्स, दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। सो वी लर्नड इन क्वांटम दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का भी मोमेंटम होता है, याद है ना? ठीक है, हमने उसका फॉर्मूला भी पढ़ा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जो फोटॉन्स होते हैं उनका भी मोमेंटम होता है। उसका फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है? h/λ। शाबाश, ठीक हो गया। चलो भाई, अब फॉर्मूला पहले तो E = mc², ये किसका फॉर्मूला है? एनर्जी, मास एनर्जी में कन्वर्ट होने का। दूसरा HF और hv/λ, ये किसका फॉर्मूला है? जो गैमा रे फोटॉन्स निकलते हैं उसकी एनर्जी का, ठीक है, गैमा रे फोटॉन्स जो निकलते हैं उसकी एनर्जी का। तीसरा, ये भी एक फॉर्मूला बताया था ना, एनर्जी इज इक्वल टू मोमेंटम अपॉन वेलोसिटी। ये किसका मोमेंटम होता है? ये गैमा रे फोटॉन, ये स्पीड ऑफ गैमा रे फोटॉन जब पुट करोगे तो ये जो मोमेंटम निकलेगा वो गैमा रे फोटॉन्स का निकलेगा। चलो लेट्स डू एन एग्जांपल क्वेश्चन। अच्छा, चलो पहले मैं सवाल आपको एक दिखा दूं। अच्छा बच्चों, E = mc² में ना जो मास पुट करना वो दोनों का ऐड करके करना, किसका? इलेक्ट्रॉन का भी और पॉजिट्रॉन का भी, ठीक है, दोनों का। चलो एक सवाल करते हैं, लेट्स सी। बल्कि आप लोग जरा मुझे बताइए इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसने कहा हुआ है कि F18 डिकेज बाय बीटा प्लस एमिशन collides with an electron। अच्छा, एनर्जी रिलीज, एनर्जी ऑफ ईच gamma ray photon, फ्रीक्वेंसी ऑफ gamma ray photon, मोमेंटम ऑफ gamma ray photon। पहले एनर्जी रिलीज कैसे निकालेंगे? mc²। मास क्या लेंगे? क्या मास होता है इलेक्ट्रॉन का? 9.1 मास बेटा, मास 9.11 इंटू 10⁻³ किलोग्राम्स। लेकिन इसके अंदर जो मास पुट करना पड़ेगा, चलो पहले करते हैं। मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ये डेटा शीट में गिवन होता है और वो पॉजिट्रॉन के मास के बराबर होता है 9.11 इंटू 10⁻³ kg, ठीक है। तो तुम E = mc² में ट्वाइस ऑफ दिस पुट करोगे। ट्वाइस क्यों? दोनों का मास पुट करना होता है। सी, तुम्हें पता है स्पीड ऑफ रेडिएशन इस इतने, इसका आंसर आप कैलकुलेट कर लेंगे तो ये इतने जूल्स आएगा। अगर तुम चाहो तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में लिख लो। यूजुअली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखा जाता है या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखा जाता है, मैंने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख दिया, ठीक है। कर लो उठाओ। अच्छा, अब उसने सेकंड क्वेश्चन में कहा गैमा रे फोटॉन, एक गैमा रे फोटॉन का एनर्जी बताओ। गैमा रे फोटॉन की एनर्जी कैसे निकलेगी? अभी बताया था, क्या कहा था मैंने? जो एनर्जी होती है वो किस फॉर्म में रिलीज होती है? दो फोटॉन्स। तो सर अगर एक की निकालनी है, ये जो टोटल एनर्जी है ना, तो ये टोटल एनर्जी किसकी हुई? दो फोटॉन्स की। तो अगर मुझे एक की निकालनी है तो मैं क्या कर लूंगा? डिवाइड बाय 2, सिंपल। तो अगले पार्ट में वो पूछेगा कि गैमा रे फोटॉन की एनर्जी कितनी है ईच। तो आपको जो टोटल एनर्जी आपने निकाली है उसको डिवाइड बाय 2। तो 16 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 2, तो इतने जूल्स या इतने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स।
ठीक है, समझ में आया? सिंपल क्या किया। अब वो अगले पार्ट में कह रहा है फ्रीक्वेंसी बताओगे हमारे फोटोन की, तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगा लोगे? E इज इक्वल टू एच एफ। ठीक है, यहां से आगे आपके पास अब फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए E इज इक्वल टू एच एफ, यहां से फ्रीक्वेंसी आ गई, बस फ्रीक्वेंसी आ गई। उसके बाद तुमसे उसने कहा हुआ है कि मोमेंटम निकालो। लास्ट पार्ट, मोमेंटम निकालने के लिए एनर्जी जो आई है एक फोटोन की, उसको डिवाइड बाय स्पीड, जो कि तुम्हें पता है हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की स्पीड इन वैक्यूम इज दिस। अच्छा, याद रखो हम ये हमेशा अजम्पशन लेते हैं कि जो गामा रे फोटॉन्स है वो वैक्यूम में ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, हम कैलकुलेशन इस अजम्पशन के साथ करते हैं, हालांकि रेल में वो जरूरी नहीं है वैक्यूम में हो, बट हम हमारे समझो सिलेबस में एक डिफॉल्ट अजम्पशन है कि हम स्पीड जो पुट करेंगे वो वैक्यूम वाली पुट करेंगे, अनटिल स्पीड हमें सवाल में गिवन ना हो कि भाई बॉडी के पार्ट के अंदर स्पीड इसकी कितनी है, हम यही एज्यूम करेंगे कि वो वैक्यूम है। सबको क्लियर हो गया ये सवाल? पक्की बात है? अब आपको ये पूरी एनर्जीज वाला समझ में आ गया। देखो ये सबसे की दो तीन वो थे, ये सबसे ज्यादा सवाल पेट स्कैन पे जब आता है ना इसी पर आता है। तो क्या होता है, सबसे पहले पॉजिट्रॉन एमिटर जाके पॉजिट्रॉन एमिट करता है, वो कुछ डिस्टेंस पर ट्रैवल करके इलेक्ट्रॉन से टकराता है। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं तुम्हारी बॉडी के अंदर? इलेक्ट्रॉन से टकरा के वो एनाइलेट हो जाते हैं, इसको कहते हैं एनाइलेशन इवेंट। एनाइलेट होने के बाद वो दो गामा रे फोटॉन्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि इक्वल एनर्जी के होते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं। ठीक है, और उनका मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर। बच्चों अब इन की एमिशन को हम डिटेक्ट करते हैं और फिर उससे जो है वो एनालाइज करते हैं, उसका स्कैन करते हैं। चलिए अब आते हैं पेट स्कैन का, मैंने एक बेसिक सा एक डायग्राम डाल दिया है। तो देखो इसके अंदर तुम लोग ये देखोगे कि पेशेंट जो है वो पड़ा हुआ है, लेटा हुआ है काउच के ऊपर, उसके अराउंड बिल्कुल एक 360 डिग्री डिटेक्टर है। ठीक है, तुम देख रहे हो पेशेंट का एक ट्यूमर उसने जो है वो ब्राउन कलर का हाईलाइट किया हुआ है, वहां से दो एमिशन आ रही हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वो दोनों डिटेक्ट हो रही हैं ऊपर और नीचे। ये सारे जो लगे हुए ना एक्सरे डिटेक्टर्स हैं, जो छोटे छोटे ब्लू कलर के खाने हैं, ये एक्सरे डिटेक्टर्स हैं। तो जहां एक्सरेज ऑपोजिट, ये गैमा रे, एक्सरे कह रहा हूँ, गैमा रे डिटेक्टर्स हैं, सॉरी। और जैसे ही गैमा रेज आती हैं पेशेंट की बॉडी से, वो फौरन उनको डिटेक्ट करता है। अच्छा, अब इसका थोड़ा सा डिटेल हमारे सिलेबस में ज़ाहिर है बहुत ज्यादा नहीं है, बट जितनी है उतनी आपको याद रखनी है। ठीक है, तो गाइज ये डिटेक्शन है पेट स्कैन की, इसका बस जितनी अच्छा मैं पहले आपको कुछ डिटेल दूंगा, फिर पास पेपर का मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है समझाने के लिए कि इसका सवाल आएगा उसको आंसर कैसे करना है। अच्छा देखिए, मैं इसको थोड़ा सा जरा सिंप्लीफाई करके अपने पास बना के दिखाता हूं आपको। देखिए, अंडरस्टैंड द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द स्कैन। तुम जब किसी भी जगह से एमिशन आ रही है ना, ये कैसे पता चलता है कि ये जो एमिशन आ रही है वो एक ही रीजन से आ रही है या एक ही एनाइलेशन इवेंट से आ रही है? एनाइलेशन इवेंट का मतलब ये हुआ कि जब तुमने देखो किसी बॉडी के पार्ट को दिया ना, ये जो एमिटर है, कौन सा एमिटर, ये बीटा प्लस एमिटर, पॉजिट्रॉन एमिटर, तुम बहुत सारे एनाइलेशन एक साथ हो रहे होंगे। ठीक है, यानी आप ये थोड़ी एक्सपेक्ट करें एक ही एनाइलेशन हो रहा होगा, क्योंकि वो एक साथ बहुत सारे पॉजिट्रॉन एमिट कर रहा होगा, तो बहुत सारे इधर भी गैमा, लेफ्ट राइट 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 हर तरफ गैमा रेडिएशन आ रही होगी। डिटेक्टर को कैसे पता चलता है कि ये जो दो गैमा हैं ये एक ही इवेंट में प्रोड्यूस हुई हैं? ठीक है, यानी दोनों एक साथ हैं। अच्छा, अब इसकी दो बातें होती हैं, तो वो सुनो। सबसे पहला काम होता है कि जो डिटेक्टर होता है ना, वो ये चेक करता है कि ये जो दोनों एमिशंस हैं ये ऑपोजिट हैं या नहीं है। ठीक है, तो पहली चीज वो देखता है यार यहाँ ये एमिशन बिल्कुल ऑपोजिट है, इसको कहते हैं कि लाइन ऑफ ये रिस्पॉन्स। ठीक है, लो आप, दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ रिस्पॉन्स। देखो तो वो फौरन एक लाइन में चेक करता है, यानी उसको गैमा मिला ना, उसी की लाइन में चेक करता है कि दूसरा गैमा ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो व्हेन अ पॉजिट्रॉन एनाइलेट्स with an electron, this is called annihilation event, producing two gamma ray photons. ठीक है, अब देखो, the two gamma ray photons are
ऑफ सेम एनाइलेशन इवेंट, यानी वो एक ही इवेंट से निकले हुए दो फोटॉन्स हैं, अगर दे हैव द सेम लाइन ऑफ रिस्पॉन्स दैट इज दे आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन, तो ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर है वो पहला। दूसरा, तो टाइम का ना जो जरूरी नहीं है दोनों एक ही टाइम पे डिटेक्ट। अब जरा वापस आओ डायग्राम पे, तुम देख रहे हो जो गामा 2 मैंने लेबल किया हुआ है, गामा 2 वो करीब है थोड़ा सा डिटेक्टर के, और जो गामा 1 है तुम देख रहे हो वो जरा थोड़ा सा दूर है, ठीक है, डिटेक्टर के थोड़ा सा दूर है। जाहिर है क्योंकि जिस जगह से वो आ रहे हैं वो इधर वाले डिटेक्टर से करीब है, वो यहाँ से करीब है, यहाँ से दूर है, थोड़ा सा तो टाइम का डिफरेंस होगा ना दोनों में। लेकिन बच्चों याद रखो ये क्या है, ये गामा रेडिएशन है, और गामा रेडिएशन की स्पीड का तो आपको अंदाजा है ना, दे ट्रेवल विद वेरी वेरी फास्ट स्पीड। तो जो डिफरेंस होगा ना टाइम का, होगा डिफरेंस, बट द डिफरेंस इन टाइम वुड बी सो स्मॉल कि आपको लगेगा ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इक्वल टाइम में पहुंचते हैं। होगा डिफरेंस, जाहिर है थोड़ा सा डिफरेंस तो होगा। सेकंड, द डिफरेंस इन टाइम बिटवीन द डिटेक्शन मस्ट बी वेरी स्मॉल, लाइक नैनो सेकंड्स का स्प्लिट डिफरेंस होता है, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल, ठीक है। सो वो ये देखता है कि ये दो ऑपोजिट है और इनका टाइम का डिफरेंस बहुत छोटा है, तो वो फौरन समझ जाता है कि ये एक ही इवेंट, एक ही एनाइलेशन के रिजल्ट में प्रोड्यूस हुए हुए दो फोटॉन्स है, ठीक है। अब वो क्या करता है, वो मैपिंग करता है। मैपिंग का मतलब वो देखता है कि अच्छा इस लाइन को ट्रेस बैक करता है। देखो मैपिंग का था ट्रेसिंग बैक, यूं वो देखता है अच्छा भाई ये इधर से आए हैं, ये यहां से आए हैं। अच्छा टाइम डिफरेंस है ना, उसको उसको फासले का भी पता चल जाता है कि यार दोनों का जो टाइम डिफरेंस है तो इतने फासले पर होगा ये। जाहिर है टाइम का डिफरेंस से आप निकाल सकते हैं ना डिस्टेंस, ठीक है। इसी तरह इसको भी ट्रेस बैक करता है, ठीक है। इस तरह ट्रेस बैक कर करके ना वो उस रीजन तक समझो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं यार इस रीजन से एमिशन आ रही है। अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ उसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है। देखो एक नॉर्मल ब्रेन के एमिशंस का हमें अंदाजा होता है, जाहिर हमें प्री स्कैन हमें पता होता है नॉर्मल ब्रेन से इस रीजन से इतनी एमिशन हो रही है, इस रीजन से इतनी होती है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर ट्यूमर है आपके किसी ब्रेन के किसी हिस्से के अंदर, तो आपको पता है ट्यूमर क्या करेगा, ट्यूमर से एमिशन ज्यादा आएंगी, अनयूजुअली एकदम एमिशन आपको ज्यादा फील होंगे। क्यों? क्योंकि ट्यूमर के अंदर सेल ज्यादा होते हैं। ट्यूमर का मतलब मास एक्यूमुलेट हुआ होता है एक जगह पे, समझते हो ना। ट्यूमर कैंसर क्या होता है, मास ग्रो करना शुरू कर देता है आपकी बॉडी में। तो ट्यूमर के अंदर सेल ज्यादा होते हैं ना, तो वहां से एकदम आप देखेंगे कि एक जगह से अनयूजुअली ज्यादा एमिशन आ रही है, तो वो आप आइडेंटिफाई कर लेता है, वो खुद ब खुद ही कंप्यूटर उसको एक रीजन हाईलाइट कर लेता है, तो इस रीजन से नॉर्मल से ज्यादा एमिशन आ रही है, तो आपको पता चल जाता है यहाँ पर भाई एक ट्यूमर है, एक रीजन है, एक मास है, ठीक है, जो कि अनयूजुअल है, डिफरेंट है, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि हम इक्वल, अच्छा in given example both gamma 1 and gamma 2 are of same event, but gamma 2 will reach slightly before gamma 1 because it undergoes less attenuation resistance, अगर distance कम है तो resistance attenuation भी कम है, ठीक है। Example, if we perform scan of brain with the tumor will absorb more molecules which is binded to the radioactive atom because of the higher activity in it। higher activity का मतलब है सेल ज्यादा है, जाहिर है उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। आप देखा है ना, आप ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं जब आपकी एक्टिविटी हाई होती है। जिस तरह तुम दौड़ो भागो उसके बाद तुम फील करते हो ना एनर्जी चाहिए, एक्टिविटी ज्यादा होती है ना किसी भी रीजन की, तो वो एब्जॉर्ब भी ज्यादा करता है न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है। Hence, more radiations are emitted from this region compared to the surrounding regions। आया सामने तुम लोगों को किस तरह से आप डिटेक्ट करते हैं रीजन्स को। अब जाहिर है इसके अंदर बहुत एडवांस और बातें भी हैं जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। कंप्यूटर परफॉर्म मैपिंग, यानी वो ढूंढता है भाई किधर से आ रही है सारी एमिशन ज्यादा, ठीक है, ऑफ दिस एमिशन एंड प्रोड्यूस एन इमेज। डार्क रीजन शो हाई एमिशंस रीजन एंड ब्राइट आर लो एमिशन रीजन। तो आपको ना एक्सरे की तरह ब्राइट डार्क मिलता है, जहां से ज्यादा आती है वहां डार्क बन जाता है, जहां से कम आती है वहां ब्राइट, जिस तरह मैंने तुम्हें उसमें बताया था ना अल्ट्रासाउंड में, एक्सरेज में, बिल्कुल वैसे। फिर कंप्यूटर खुद ही क्या कर सकता है, इसको कलर ऐड कर सकता है टू एनहांस द इमेज। देखो मेरा एक लाइफ का एक ऑब्जेक्टिव पता है क्या है कि इंशाल्लाह अभी मुझे अगर कोई तौफीक मिली ना, तो मैं एक पेट स्कैन मशीन जो है वो खरीद के, या समहाउ महंगी मशीन है, ज़ाहिर है इतना आसान नहीं है, और लोगों का स्कैन कर करके उनको उनकी सिचुएशन दिखाऊंगा दिमाग की क्या होती है। देखिए एक टाइम पर ना जो हमारे लिए मिथ्स थी कि क्या हम ये स्टडी कर सकते हैं कि हमारा दिमाग कैसे रिस्पॉन्ड करता है टू सिचुएशन, नाउ पेट स्कैन हैज मेड इट अ रियलिटी। यानी फॉर एग्जांपल तुम इस वक्त नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हो ना, फॉर एग्जाम्पल अभी तो खैर नींद से गिर रहा है आदमी बेचारा, तो सोच समझ नहीं आ रहा है मैं जागूं कैसे,
लेकिन अगर वैसे ये एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहा हो, खुश हो, ठीक है, जब इसके हालात अच्छे हो, ये घूम फिर रहा हो, इसका दिमाग का स्कैन करोगे, पेट स्कैन करोगे, तो उससे एमिशंस, और जब ये स्ट्रेस है, बिल्कुल एग्जाम से 1 घंटा पहले इसके दिमाग का स्कैन करोगे ना, तो तुम्हें पेट स्कैन बता देगा कि इसका दिमाग स्ट्रेस है। द एमिशंस विल बी इंटायरली डिफरेंट। मैं आपको स्लाइड दिखाता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग है, जरा उसमें कलर एडेड है। सर तुम चरसी हो, तुम मवाली हो, तुम गुटखा खाते हो, तुम शराबे पीते हो, तुम कोकेन लेते हो, तुम देखो सबका ब्रेन का जो एक्टिविटी है वो किस तरह डिफरेंट है। ठीक है, अब एग्जैक्टली क्या है मुझे नहीं पता, वो जिसने स्कैन किया उसने क्या कलर इसको ऐड किया है, बट व्हाट डू यू नो इज एवरी पर्टिकुलर हैबिट ऑफ योर्स गिव अ डिफरेंट ब्रेन स्कैन। यानी आप ब्रेन की फंक्शनैलिटी को स्टडी कर सकते हैं कि भाई ये आदमी, अब ऐसे ना पहले के जमाने में तुम भाई अब तुम पीते पिलाते हो तो तुमसे कोई इल्जाम लगा दे, तुम कहोगे झूठ बोल रहे हो आप, ठीक है, मैं अब स्कैन से सब पता चल जाएगा तुम्हारी सिचुएशन क्या है। नॉर्मल ब्रेन, ओबीस ब्रेन, ओबीस समझते हो, मोटे जो होते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, यूजुअली है यार, आगा खान करता है पेट स्कैन, आई डोंट नो, आई एम प्रीटी श्योर कि वो 1.5 लाख से कम की तो नहीं होगी, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, बट पेट नहीं, मशीन, मशीन तो भाई इसकी बहुत करोड़ों में, ठीक है, पेट स्कैन इज वेरी एक्सपेंसिव राइट नाउ, ठीक है, आई एम श्योर विद द पैसेज ऑफ टाइम थोड़ी थोड़ी जाएगी, बट यार ये मैं समझता हूँ कि ये एजुकेशन में एथले, यानी देखो दुनिया हमारे यहाँ तो ये नहीं है ना, जो वर्ल्ड ऑफ हमारे यहाँ तो इंसान की साइकी क्या है, अब हम जिंदा ही रह लें बहुत है, साइकी तो दूर की बात है, क्योंकि दुनिया के अंदर जो एथलीट्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, तो ना उन पे स्टडीज की जाती है, तो उनका ब्रेन को स्कैन, स्ट्रेस के पहले जमाने में स्ट्रेस वाज, यानी फॉर एग्जांपल इन माय चाइल्डहुड देयर वाज नथिंग एज स्ट्रेस, दैट वाज ओनली टोपी, ठीक है, जब हम अपने अम्मा बाबू को भी कहते हैं ना कि अब भाई मुश्किल है, परेशानी है, वो दो टिकाते थे, कहते थे बहाना बना रहे हैं, ठीक है, या स्ट्रेस एंड डिप्रेशन देखो, हालांकि खैर थोड़ा ओवर रेट भी हो गया, देखो तुम्हारी जनरेशन ने ना इसको बिल्कुल फ्लिप कर दिया है, तुमने इसको ओवर यूज करना स्टार्ट कर दिया है, भाई कुछ हद तक कॉर्टिसोल सिक्रीशन तो जरूरी है ना, स्ट्रेस होना, स्ट्रेस नहीं होगा तो काम कैसे करोगे, एग्जाम का स्ट्रेस नहीं होगा तुम पढ़ोगे ही नहीं, तो एक होता है जो स्ट्रेस नेसेसरी स्ट्रेस है, वो तो होना ही चाहिए सबको। अब तुम लोग की जनरेशन ने स्ट्रेस 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 डिप्रेशन इतना सुन लिया है कि जब अपनी तुम्हारी अपना मूड नहीं होता ना पढ़ने का, तो तुम हाँ, मैं बहुत स्ट्रेस हूँ, मैं बहुत डिप्रेशन में जा रहा हूँ, चलो कहानी खत्म। अच्छा कोई कुछ बोल दे उस वक्त, देखो डिप्रेस्ड आदमी को इतना गंदा गंदा बोल रहे हो, ठीक है, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर इज अ बैलेंस, स्ट्रेस होना जरूरी, बट एनीवेज, सो व्हाट आई एम कमिंग बैक टू इज, सर एवरी डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड कैन गिव अ डिफरेंट ब्रेन स्कैन, डिफरेंट पेट स्कैन। अच्छा मैं आपको मजे की बात बताऊं, ये तो बड़ा कलर एडेड है ना, मैं आपको रेल रिजल्ट दिखाता हूँ, ये है रेल रिजल्ट, ये एक रेल स्कैन का मैंने जो है ना वो स्क्रीनशॉट डाला हुआ इधर, तुम्हें फर्क तुम पता भी चल रहा है कि कहाँ का है, और फर्क कहाँ का है, हाँ डार्क और वो तो है, बात होते हैं हार्डली फर्क आपको नजर, हाँ इसमें नजर आ रहा है, जो राइट साइड वाला है उसमें थोड़े ज्यादा डार्क डॉट्स आ रहे हैं, बट सर ये इतना गंदा, यानी रेल स्कैन जो है ना वो बिल्कुल अल्ट्रासाउंड जैसा इतना गंदा स्कैन होता है, ये कोई बहुत अच्छा स्कैन नहीं होता। देखिए पेट स्कैन इज नॉट नोन फॉर गुड, जिसे कहते हैं ये होता है स्ट्रक्चरली, ये बहुत अच्छा स्कैन नहीं होता है, स्ट्रक्चरली क्या होता है, अगर तुम ब्रेन के स्ट्रक्चर को स्टडी करना चाह रहे हो ना, तो फिर पेट स्कैन मत करो, ये फंक्शनैलिटी के लिए अच्छा होता है। फंक्शनैलिटी का मतलब क्या होता है, देखो एक होता है स्ट्रक्चरल और एक होता है फंक्शनैलिटी। स्ट्रक्चर ये होता है कि आपको चीज एग्जैक्ट नजर आए कि कैसी दिखती है इनसाइड द बॉडी, ये कैसा रीजन है, तो उसके लिए नहीं है, ये है फंक्शनैलिटी के लिए। क्या मतलब, ट्यूमर है, वहाँ एक्टिविटी ज्यादा है, ब्रेन की एक्टिविटी किस रीजन में कैसी है, मसल आपका एक्टिविटी, जब आपने एक्सरसाइज की तो आपके मसल की एक्टिविटी कैसे डिफरेंट है, इसको कहता है फंक्शनैलिटी स्कैन। देखो मैं अभी लिखता हूँ, पेट स्कैन विल नॉट गिव अ वेरी क्लियर स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गन बट गिव्स डिटेल अबाउट इट्स फंक्शन। वो फंक्शन के लिए दिमाग का स्ट्रक्चर पढ़ना है तो फिर सीटी स्कैन करो, ठीक है, पेट स्कैन मत करो। उसका फंक्शनैलिटी पढ़नी है ना कि स्ट्रेस कंडीशन के अंदर ब्रेन कैसे रिस्पॉन्ड करता है, स्मोकर का ब्रेन कैसे रिस्पॉन्ड करता है, नशेई का ब्रेन कैसे रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है, एथलीट्स का ब्रेन कैसे रिस्पॉन्ड करता है, तो इसलिए हम ये कहते हैं कि इट्स अ गुड फंक्शनल रिजल्ट्स प्रोड्यूस करता है, नॉट गुड स्ट्रक्चरल रिजल्ट्स। अच्छा हाफ लाइफ, भाई अब ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, वी आर एंडिंग इट, बस इसको एंड करके मैं आप लोगों को पास से एक दो क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ कैसे करना है। हाफ लाइफ बच्चों छोटी क्यों नहीं चाहिए, इसलिए क्योंकि अगर आपने हाफ सोचो कि मैंने उसको एक दे दिया जिसकी 2 साल हाफ लाइफ है, एक सैंपल पिला दिया, तो 2 साल तक इसके अंदर से गामा निकलती रहेंगी,
ठीक है, आप चाहते हैं कि जो गामा रेडिएशन है ना वो थोड़ी देर बाद डाई डाउन कर जाए, यानी इतनी इनसिग्निफिकेंट कम हो जाए कि ज़ाहिर है वो नुकसान ना पहुंचाए, तो आप बहुत छोटी हाफ लाइफ देते हैं सो दैट द एक्टिविटी डिक्रीजेस टू सेफ लेवल इन अ शॉर्ट टाइम स्पैन। ओके, वरना तुम बेटा रेडियो एक्टिव बन के घूमोगी पूरी। अच्छा, अब देखो मैं एक दो क्वेश्चंस का आपको आंसर बता दूं। मैंने पास पेपर के, ये थ्योरी तो पूरी हो गई इसकी। इसका पेट स्कैन के एक दो अभी रिसेंट जो क्वेश्चन आए ना, मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये देखो, एक ये इन्होंने अच्छा, ये तो एक डिफरेंट बोर्ड का सवाल है, क्योंकि ज़ाहिर है हमने जब 2002 में पहली दफा पढ़ाया था तो मुझे इधर-उधर से क्वेश्चन ढूँढने पड़े थे। अब तो आ गए हैं 3-4 क्वेश्चंस। एक दो मैं अभी करा दूँ, फिर मैं अभी आपकी जो अगली क्लास लूँगा उसके अंदर पास्ट पेपर्स इसके मेडिकल फिजिक्स के वैसे मुझे कराने हैं। नाउ पेट स्कैन के लिए उसने पूछा है कि positron emission and ultrasound are both used in medical diagnosis. Compare the quality of the information obtained from these scans in terms of patient safety and convenience, information available to the doctor. देखो, पहले जरा मैं पेट स्कैन समझा दूं। पेशेंट इज एक्सपोज टू आयनाइजिंग रेडिएशन, दायरा गामा रेडिएशन है, तो सेफ्टी का एक कंसर्न तो है। कन्वीनियंस क्या है? स्कैन का टाइम जो है वो 2 से 4 घंटे है, देर लगती है। अल्ट्रासाउंड ऑन द इन कंपैरिजन उसके अंदर कोई ऐसी खतरनाक रेडिएशन नहीं है, आयनाइजिंग रेडिएशन नहीं है, तो अल्ट्रासाउंड ज्यादा सेफ है और उसका टाइम भी बहुत कम है, 10 से 15 मिनट है, इसीलिए वो ज्यादा कन्वीनियंट है। इसका जो इक्विपमेंट है वो बहुत बल्कि बड़ा है, पूरा कमरा चाहिए इसको, ठीक है, पोर्टेबल बिल्कुल नहीं है। अल्ट्रासाउंड का इक्विपमेंट इतना सा, मैंने आपसे कहा था छोटा सा होता है, एक मॉनिटर चाहिए आपको, एक छोटा सा एक डिवाइस होती है उसकी, ठीक है, वो पोर्टेबल है। सो इस हिसाब से भी ज्यादा कन्वीनियंट अल्ट्रासाउंड है। काफी एक्सपेंसिव है, ठीक है, रिलेटिवली चीप है। ज़ाहिर है अल्ट्रासाउंड बनाना भी चीप है, आपको बस एक एसी सोर्स चाहिए, इसके लिए आपको एक रेडियो एक्टिव एमिटर बनाना पड़ता है, तो ऑफ कोर्स उसका पूरा रॉ मटेरियल वगैरह भी महंगा है। ठीक है, ट्रेसर, ट्रेसर उसको कहते हैं जो कि आप भेजते हैं बॉडी के अंदर, उसको ट्रेसर भी कहता है। ट्रेसर टू बी इंजेक्टेड, ठीक है, नो ट्रेसर इंजेक्शन रिक्वायर्ड, ट्रेसर की जरूरत ही नहीं, अल्ट्रासाउंड टकरा के वापस आती है, तो आपको बॉडी के पेशेंट को कोई ट्रेसर नहीं देना पड़ता। पेशेंट मस्ट बी स्टिल, यानी आप हिलेंगे तो जाहिर है वो फिर डिटेक्शन चेंज हो जाएंगी ना, आपका सर हिला तो फिर जो डिटेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है वो तो फिर आगे पीछे हो जाएगी। सो हम कोशिश करते हैं कि जितना इमोबिलाइज कर सके पेशेंट को, और इसके अंदर मूवमेंट कैन बी टॉलरेटेड, थोड़ा बहुत हिल भी जाए तो उससे। इसके अंदर अगर आप वो एस्ट्रोफोबिक, पता है क्या होता है, जिनको क्लोज स्पेसेस का फोबिया होता है, ठीक है, आप कुछ लोगों को बहुत, यानी आई रिमेम्बर व्हेन आई टुक माय my wife for the scan ना, मतलब she has serious issues with closed spaces, तो वो बहुत देर लगी उसको सेटल करने में कि you have to stay there, यानी she was just not willing to stay there ना। एक टाइम आया था कि हमें बस समझे, हम सोच रहे थे क्विट कर दें क्योंकि वो उससे रहा ही नहीं जा रहा था अंदर, और बहुत सारे लोगों को होता है ये, ठीक है, इसके क्लोज स्पेसेस का फोबिया। सो अगर जिनको है तो उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम है। इसके अंदर जी जेल ठंडा होता है, ठीक है, तो वो जरा अगर आपको थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट की फीलिंग होती है। लास्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल can give information about chemicals and physiological changes related to metabolism. Metabolism का मतलब जिस तरह से हमने कहा सेल्स कितना की एक्टिविटी, तो मैंने आपसे कहा ना ये अच्छी फंक्शनल इंफॉर्मेशन देता है। Can give information about brain activity. ये जो होता है ये साइज, मूवमेंट एंड पोजीशन ऑफ एन ऑर्गन और फीटस, फीटस होते हैं वो अनबॉर्न बेबीज जिसको हम कहते हैं, बहुत सेफ होता है उनके लिए, इसीलिए यूज करते हैं, वेरी सेफ। अच्छा, दूसरा ये कि कैन नॉट पेनिट्रेट वेल थ्रू स्कल ब्रेन, सो इसका जो है ना ब्रेन का स्कैन पॉसिबल है। क्लियर हो गया ये? हो जाने, ठीक है। अच्छा चलिए, अब एक और पास पेपर का सवाल है, बस ये आखिरी एक दो क्वेश्चन करा दूं मैं आपको। जी जी, अच्छा, ये कुछ पास पेपर के दो सवाल हैं, बस मैं आप लोगों को ये करा दूं, ये दो सवाल करा दूं। उससे कहा हुआ है व्हाट इज मेंट बाय ट्रेसर, substance introduced into the body which is absorbed by a region, ठीक है, which is to be studied। मैं इसका एक स्क्रीनशॉट लेके नोट्स में भी डाल दूं ताकि आप लोगों को, आप उसको याद करें। बच्चों ये 2 मार्क का सवाल आता है, व्हाट इज मेंट बाय ट्रेसर, तो ट्रेसर उस पार्ट ऑफ द बॉडी को कहते हैं जिसको मैं यहाँ पर इसकी डेफिनेशन भी ना नोट्स में भी डाल देता हूँ। ठीक है, दिस इज a tracer. So substance introduced into the body which is absorbed by a region of the body which is to be studied.
ठीक है, ये हो गया ट्रेसर आपका। फिर अगला सवाल उसने हमसे क्या किया है, अच्छा नेक्स्ट, state the name of the particles that are emitted from the body and detected so sir कौन से होते हैं, the gamma photons या gamma ray photons। फिर explain how the particles in A part 2 are created from positron emitted by the tracer interacts with its antiparticle, that is electron, and the pair annihilates to convert to the energy of 2 gamma ray photons। जी annihilates is the keyword, ठीक है, annihilation event annihilates। फिर positrons can be artificially created by a process in the laboratory that is the reverse of the process in part B। जी बिल्कुल ज़ाहिर है इसका रिवर्स प्रोसेस होता है। तो उसने कहा है कि this process creates both positron and electron moving at same speed in opposite direction, suggests why the two particles in A part 2 are needed to create one positron। देखो, the combined momentum of electron and positron is 0। क्यों? ऑपोजिट डायरेक्शन में है, सेम स्पीड है, तो अगर एक का मोमेंटम मिसाल के तौर पे प्लस समथिंग होगा तो दूसरे का उतना ही माइनस समथिंग होगा ना, क्योंकि स्पीड भी बराबर है, मास भी बराबर है और ऑपोजिट भी है, ठीक है। अच्छा, because they have the same mass, therefore there must be two gamma photons which also have a momentum equal to 0 so that momentum is conserved। तो भाई अगर आपको इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन इक्वल स्पीड से ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो गामा रे फोटॉन लाजमी इक्वल स्पीड से ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने चाहिए ताकि उसका मोमेंटम कंजर्व रहे। आ गया सामने ये आंसर, ठीक है। एक और क्वेश्चन आपको बता दूं, ये मार्च 22 का सवाल है। पॉजिट्रॉन emission obtain diagnostic information from a person, PET scanner use traces। देखो वो ट्रेसर की डेफिनेशन 1 मार्क की, इस दफा इन्होंने 1 मार्क की दी है। सो सब्सटेंस कंटेनिंग रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई व्हिच इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी, ठीक है, ये 1 मार्क की है, वो पिछले 2 मार्क की थी, 1 मार्क की है। Why explain what is meant by annihilation when a particle interacts with antiparticle, all the mass is converted to energy। State the name of the particle involved in annihilation process, electron and positron, ठीक है। Calculate the total energy release in one annihilation event। So one annihilation event के अंदर एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन का मास, तो ट्वाइस ऑफ दोनों का मास आपको पता है बराबर होता है 9.11 into 10⁻31 into the speed, ठीक है। फिर उसके बाद उसने कहा है वेवलेंथ ऑफ ईच गामा रे फोटोन। देखो पहले मैंने क्या किया, जो आपने यहाँ एनर्जी कैलकुलेट की ना उसको मैंने पहले डिवाइड बाय 2 किया। मैंने इसको डिवाइड बाय 2 क्यों किया, ताकि एक फोटोन की एनर्जी आ जाए, ये 2 फोटोन से होती है। उसके बाद आपने इसको hc/λ कर दिया, h की वैल्यू हमें पता होती है, c की वैल्यू हमें पता होती है स्पीड, और लैम्डा यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। और लास्ट पार्ट, हाउ द गामा फोटॉन्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस एन इमेज। तो देखो इसका आंसर आप करना सीख लें। द पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन एनाइलेशन प्रोड्यूसेस 2 gamma ray photons in opposite direction but are detected outside the body। The difference between the time of detection and the line of response is used to identify the region of emission, ठीक है। The obtaining large number of by obtaining large number of emissions we can, इदा नहीं है by है, ठीक है, by obtaining large number of emissions we can determine the density of emitting medium। क्लियर हो गया, समझ में आ गया इसका सवाल कैसे आता है। चलो अब इसके जब मैं पासिबल्स की क्लास लूंगा उसके अंदर और आपको क्वेश्चंस करा दूंगा कुछ। तो एनी क्वेश्चंस? नहीं, चलिए, दैट फिनिशेस अस विद द टॉपिक ऑफ पेट स्कैन।